नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट पर लगातार सवालों की बौछार हो रही है। सुप्रीम कोर्ट खुद कटघरे में खड़ा है, वो खुद जवाब नहीं दे पा रहा है और इसकी वजह यह है कि उसका रवैया लगातार ऐसा बना हुआ है जिससे ऐसा लगता है कि वो दोहरे मानदंडों पर काम कर रहा है, किसी के दबाव में काम कर रहा है, किसी के प्रभाव में काम कर रहा है। वो बहुत ज्यादा सरकार परस्त हो गया है और लोकतांत्रिक कसौटियों पर और न्याय की कसौटियों पर वो खरा नहीं उतर रहा है। अब चाहे अर्नब गोस्वामी का मामला ले लें या सिद्दीकी कप्पन का मामला ले लें या भीमा कोरेगांव में जो 16 लोगों को जबरदस्ती फंसा के कैद रखा गया है उनका मामला ले लें, एक के बाद एक दर्जनों ऐसे मामले सामने आ गए हैं जिनसे सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली को लेकर सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं और ये कोर्ट के अंदर से भी लगाए जा रहे हैं। जैसे दुष्यंत दवे जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वो भी सवाल कर रहे हैं और बाहर से भी सवाल उठा रहे हैं। पब्लिक इंटेलेक्चुअल जो हैं वो भी प्रश्न कर रहे हैं, बल्कि ये तक कहा जाने लगा है कि जिस तरह से हमारा सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है वो एक तरह की न्यायिक बर्बरता है, जुडिशियल बार्बरिज्म है, ये तक कहा गया। और यहाँ तक कहा गया है कि हिटलर के ज़माने में जो वीमर जुडिशरी थी, लगभग हमारी जुडिशरी उसी तरफ जा रही है। तो ये खतरनाक संकेत भी है एक लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक समाज के लिए, संविधान पर आधारित व्यवस्था के लिए कि हमारा जो न्याय तंत्र है, न्याय प्रणाली है, वो निष्पक्ष होकर काम नहीं कर पा रही है या उसकी निष्पक्षता पर संदेह के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन और भी ऐसे मसले हैं जिन पर आज मैं आपके साथ बातचीत करना चाहता हूं कि जो सामने दिख रहा है, जिन केसेस की सुनवाई हो रही है, केवल उन्हीं से वो नहीं झलक रहा है, बल्कि जो केस नहीं सुने जा रहे हैं उनसे भी पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो प्राथमिकताएं हैं वो क्या है, वो उन इश्यूज को क्यों नहीं उठा रहा है जो कि देश के हित में है, जनहित में है, लोकतंत्र के लिए बहुत अर्जेंट हियरिंग की मांग करते हैं। न्याय के लिए कहा जाता है कि अगर देर से न्याय मिले तो वो न्याय नहीं माना जा सकता है। तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये जो अंग्रेजी की कहावत है वो यहाँ भी लागू होती है कि आखिर क्या है कि ऐसे लगभग 1 दर्जन मामले हैं जिनकी तुरंत सुनवाई होना चाहिए, जिनमें तुरंत सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने चाहिए, क्योंकि हमारे लोकतंत्र को, हमारे सरकार के कामकाज को, उसके पूरे चरित्र को सीधे प्रभावित कर रहे हैं। अब इसमें सबसे पहला मसला तो आप देखिए, जम्मू कश्मीर से धारा 370 के हटाने का है। हम इसमें नहीं जा रहे हैं कि वो सही था या गलत था, हमारे और विभिन्न राजनीतिक दलों के नजरिए से, लेकिन संवैधानिक नजरिए से उसकी जो वैधता है वो क्या है, ये तो न्याय के हवाले से ही सिद्ध होगा। सुप्रीम कोर्ट ही उस पर अपनी राय दे सकता है संविधान के नजरिए को ध्यान में रखते हुए। इस फैसले को चुनौती तुरंत दी गई थी, उसके विशेष दर्जा छीना गया था। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा छीन लिया गया था, उसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया था और उसके दर्जे को नीचे भी कर दिया गया था, यानी राज्य से उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। अब सितंबर में एक 5 सदस्यीय पीठ का गठन किया गया था कि ये सुनेगी। पहले तो विवाद इसी पर हुआ कि क्या 5 सदस्यीय पीठ इसको सुनवाई कर सकती है या ज्यादा जजों वाली बेंच के पास इसको भेजा जाना चाहिए। फिर मार्च में जाकर तय हुआ कि नहीं, 5 सदस्यीय बेंच ही इसकी सुनवाई करेगी। लेकिन उसके बाद से आज तक एक भी इसकी सुनवाई नहीं हुई है। इतना जरूरी मसला है। एक तरह से जिस तरह से सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा छीना था, उनके वहाँ के लोगों के साथ एक तरह का जो विश्वासघात किया था, उस पर एक फैसला आना है कानूनी नजरिए से, संवैधानिक नजरिए से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इसमें कोई जल्दबाजी नहीं दिख रही है, कोई अर्जेंसी नहीं दिख रही है, कोई इसे वो महत्व देने को वो तैयार नहीं है और अभी तक इसकी सुनवाई भी शुरू नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर के लोग किस तरह से भुगत रहे हैं हमने पिछले 1 साल में देखा है। अब दूसरा मामला लेते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता का मामला है। ये बेनामी इलेक्टोरल बॉन्ड को 217 में आपको पता है कि अरुण जेटली साहब ने एक फाइनेंस एक्ट 2017 के तहत
ढेर सारे संशोधन कर दिए थे, इनकम टैक्स में भी संशोधन कर दिया था, कई तरह के संशोधन किए थे और उसको फिर चैलेंज किया गया था सितंबर में, और लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं की गई। इसमें आपको मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि कोई विपक्षी दल ही इस इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ थे, बल्कि रिजर्व बैंक ने भी इस पर इसका विरोध किया और इलेक्शन कमीशन ने भी इसका विरोध किया। उसने काउंटर एफिडेविट फाइल किया कि ये ठीक नहीं होगा, चुनाव में इससे काले धन की महत्व बढ़ेगा, धन का महत्व बढ़ेगा। और इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जैसा कि आप जानते हैं, ये बेनामी, बिना किसी का नाम उजागर किए कोई किसी को भी धन दे सकता है बॉन्ड खरीद के। और हमने ये भी पाया है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड की राशि आई थी वो सारी सत्तारूढ़ बीजेपी के पास गई थी और वो देश की सबसे धनी मानी पार्टी बनी हुई है। तो ये उसने अपने फायदे के लिए किया था। लोकतंत्र का इससे फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि धन का प्रभाव बढ़ रहा है और जो लोग इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा लगा रहे हैं वो सरकार से दूसरे तरह से तमाम तरह की सहूलियतें वसूल रहे होंगे, तमाम तरह के फायदे उठा रहे होंगे। तो इस मामले को पहले रंजन गोगोई ने टाला। कायदे से तो पिछला चुनाव के पहले ही ये हो जाना चाहिए था, इसका फैसला हो जाना चाहिए था, लेकिन रंजन गोगोई साहब को राज्यसभा में जाने की पड़ी होगी, इसलिए उन्होंने इसकी सुनवाई नहीं की। और उसके बाद से अब बोबडे साहब का 1 साल हो चुका है, लेकिन उन्होंने भी इस पर कोई एक भी सुनवाई करने की जरूरत महसूस नहीं की। वो अभी 5 महीने बाद रिटायर हो जाएंगे और उनका कार्यकाल भी निकल जाएगा। तो ये उपलब्धि होगी बोबडे साहब की। एक तीसरा केस है नागरिकता संशोधन कानून का, CAA NRC का मसला है। आपको पता है कि 2019 में सरकार ने संशोधन किया था, नागरिकता कानून में संशोधन किया था और उस कानून को लेकर सितंबर 2019 में ही ढेर सारी याचिकाएं दाखिल की गई थी, क्योंकि इसे मुसलमानों के साथ भेदभाव करने वाला कानून माना गया था और भेदभाव था भी। उसमें धार्मिक आधार पर विशुद्ध भेदभाव किया गया था कि पड़ोसी राज्यों से सारे हिंदू और बंगाली और किसी भी धर्म के लोग आ सकते हैं, लेकिन मुसलमानों को इसके जरिए सीधे ऑटोमेटिक नागरिकता नहीं मिलेगी, उनको नहीं दी जाएगी, उन्हें दूसरे तरह से लेना पड़ेगा नागरिकता। तो उसका विरोध पूरे देश भर में हुआ, आंदोलन हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कानों में जू भी नहीं रहेगी, वो अपने ढंग से काम करता रहा और अभी भी इसी तरह से चल रहा है, इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। एक और मामला लीजिए, ये चौथा मामला है गैर कानूनी गतिविधि रोक अधिनियम यानी UAPA। ये कानून बहुत 2019 में बनाया गया था, जो कि सरकार को मनमाने अधिकार देता है, यानी वो कुछ भी कर सकती है इस कानून के आधार पर। कल को मुझे कहेगी कि ये आतंकवादी हैं और मुझे उठा के जेल में बंद कर सकती है। ऐसा वो बहुत सारे लोगों के साथ कर रही है। अभी सिद्दीक कप्पन को ही गिरफ्तार किया गया था और दर्जनों लोग इस देश में ऐसे इस कानून के दुरुपयोग के चलते जेल में भुगत रहे हैं। लेकिन इसमें आतंकवादी किसी को भी घोषित किया जा सकता है, जैसा मैंने बताया। तो इसका दुरुपयोग हो रहा है, मनमाने अधिकार दे रहा, आर्बिट्रेरी डिस्क्रिशनरी पावर दे रहा है, जिसकी वजह से ये एक तरह का काला कानून है, लोकतंत्र में धब्बा है एक। लेकिन इस मामले को भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक सुनवाई नहीं की है। ये आर्टिकल 14 के विपरीत है ये कानून, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करने को तैयार नहीं है। चौथा मामला सूचना के अधिकार में संशोधन का मामला है। सूचना के अधिकार को ये सरकार शुरू से ही कमजोर करने की कोशिश में लगी हुई है और इसने एक संशोधन किया था जिसके तहत जो सूचना अधिकारी होंगे, सूचना आयुक्त होंगे, उनके कार्यकाल को और उनके वेतन भत्ते आदि को निर्धारित करने का अधिकार उसने अपने पास ले लिया है। यानी अब वो खुद उनको गवर्न करेगी और जब वो उनके गवर्न खुद करेगी तो जाहिर है कि उसकी ऑटोनॉमी, उसकी स्वायत्तता खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो सूचना आयुक्त सरकार पर निर्भर हो जाएंगे और फिर उनकी मर्जी के हिसाब से काम करने को विवश हो जाएंगे। तो ये सूचना आयोग की स्वायत्तता पर, सूचना आयोग सूचना के अधिकार पर एक जबरदस्त कुठाराघात था। लेकिन 31 जनवरी को यानी इसी साल 2020 में एक बार सुनवाई हुई थी। उसके बाद से ये 11 महीने गुजर चुके हैं और अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। छठवां केस लीजिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण का। पिछले साल ठीक चुनाव के पहले सरकार ने
अपने मतदाताओं को, खासतौर पे अपर कास्ट के मतदाताओं को खुश करने के लिए 10% रिजर्वेशन की घोषणा कर दी थी आर्थिक आधार पर। अब उस बिल को पास किया गया तो उसको चैलेंज भी किया गया, और चैलेंज करने का दो मुख्य आधार थे। एक तो संविधान में कहीं भी आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, प्रावधान नहीं है। उसमें विशुद्ध रूप से जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनके लिए एफर्मेटिव एक्शन या सकारात्मक कार्रवाई करने की बात है, जो कि तो ये कानून उसका उल्लंघन करता है। और दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जो तय किया था, सीलिंग लगाई थी कि 50% से आरक्षण नहीं दिया जा सकेगा, ये उसका भी उल्लंघन था। तो इन दोनों आधार पर चैलेंज किया गया था। जुलाई 2019 में एक बार सुनवाई हुई थी, उसके बाद से आज तक इस मामले की भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। 2019 में सुनवाई हुई थी, इसके बाद से नहीं हुई है। केस नंबर 7 है 3 तलाक का कानून। 3 तलाक के कानून में आप जानते ही हैं कि इसका एक आपराधिकरण कर दिया गया है, यानी जो मुस्लिम पुरुष तलाक देंगे उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, आपराधिक कार्रवाई हो सकती है, जो कि जाहिर है कि ये कानून पहले ही समझ में आ रहा है लोगों को कि मुसलमान युवकों को, पुरुषों को टारगेट करने के लिए बनाया गया था। उनको क्रिमिनलाइज कर दिया गया था इस पूरे कानून को, और जिसका विरोध हो रहा था। एक तो धार्मिक आधार पर आप भेदभाव कर रहे हैं कि एक धर्म के लिए एक तरह का कानून और दूसरे धर्मों के लिए दूसरे तरह का कानून है, और तीसरा इसको आप कैसे एक सामाजिक मसले को, पारिवारिक मसले को, जब तक कि उसमें कोई क्राइम इन्वॉल्व ना हो तब तक उसको कैसे क्रिमिनलाइज कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये माइनॉरिटी से जुड़ा मामला था और भाजपा को माइनॉरिटी से थोड़ा ज्यादा प्रेम है, इसलिए उसने इस तरह का कानून बनाया और लागू कर दिया। लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट को इसके पास समय नहीं है इस तरह के भेदभावपूर्ण कानून को सुनवाई करने के लिए। और हाल में एक कानून, 3 कानून, कृषि कानून एक साथ बनाए हैं सरकार ने, जिनका देश भर के किसान विरोध कर रहे हैं। आंदोलन अभी भी चल रहे हैं। तमाम राज्य भी इसके विरोध में खड़े हैं, क्योंकि ये उनके अधिकारों का भी उल्लंघन है, क्योंकि कृषि जो है राज्य का क्षेत्र माना जाता है, ये उसमें घुसपैठ है। हमारे संघीय ढांचे में इसकी इजाजत नहीं है। तो एक तरह से यहाँ भी इसका भी विरोध हो रहा है, लेकिन इसकी भी कोई सुनवाई नहीं है। तो ये 8 मामले मैंने मोटे तौर पर गिनाए हैं। और भी मामले हैं, महत्वपूर्ण मामले हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है, नहीं कर रहा है, टाल रहा है। और ये जाहिर है कि ये सरकार के दबाव या प्रभाव में, क्योंकि ये तमाम कानून सीधे सरकार को प्रभावित करते हैं, सीधे सरकार की छवि को बट्टा लगाएंगे, सरकार को के लिए मुश्किलें खड़े करने वाले हैं अगर इन पर संविधान और न्याय की कसौटी पर फैसले आ गए तो उससे सुप्रीम कोर्ट बच रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पर गौर किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का मेरा डेली शो। उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिन्होंने अभी तक सत्यहिंदी.com को सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।